दाखिल खारिज करवाने की अब कोई भी लिमिट समय सीमा नहीं है। अगर मान लीजिए साथियों आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या बहुत समय से आपने नहीं करवाया है या आप अब करवाना चाह रहे हैं, तो ये जो फैसला है, ये जो कोर्ट ऑर्डर जो है, ये आपके काम बहुत आने वाला है। इस ऑर्डर के अनुसार दाखिल खारिज की कोई भी लिमिट सीमा नहीं डिसाइड की, कितना भी पुराना हो दाखिल खारिज आप करवा सकते हैं। तो बात करेंगे हम ये जो कोर्ट ऑर्डर है डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतर के बारे में, ठीक है, विद प्रूफ आपको ये दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे साथियों कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने की समय सीमा एक्चुअली होती क्या है। मान लीजिए कोई रजिस्ट्री बेनामा करा लिया तो कितने दिनों के अंदर आपको दाखिल खारिज करवाना होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो कोई समय सीमा नहीं, लेकिन साथियों उसके बाद भी तहसीलदार, कानूनगो, जो भी मान लीजिए राजस्व अधिकारी है, वो परेशान करते। तो उनके लिए एक में कोर्ट का आदेश जो भी मैंने बताया था कि दाखिल खारिज आवेदन की कोई भी समय सीमा नहीं, दाखिल खारिज के लिए आवेदन कभी भी किया जा सकता है उस कोर्ट ऑर्डर के बारे में। और थर्ड, अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो जमीन भी आपकी कब किन कंडीशन में हाथ से जा सकती है, क्या क्या परेशानी होगी आपको या भविष्य में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने की समय सीमा क्या है। देखिए, सबसे पहले साथियों में एक चीज बता दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, मान लीजिए जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया आपने, ठीक, और उसके बाद साथियों रजिस्ट्री कराने के बाद म्यूटेशन यानी कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आपको करवाना होता है। अब दाखिल खारिज की डेट जो है वो लगभग 35 दिन बाद ऑटोमेटिक पड़ती है। आप नहीं जाते तो पत्रावली कैंसिल करके दाखिल दफ्तर कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद भी आप जो है दाखिल खारिज करवा सकते, कोई समय सीमा नहीं है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि फिर भी आप 1 2 3 साल तक दाखिल खारिज करवा लीजिए, वरना आपको दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आएगी तो उसके लिए समाधान कोर्ट आदेश में दिया गया है इसमें। तो क्या कोर्ट आदेश है वो आप जान लीजिए। उससे पहले एक चीज साथियों में और आपको बता दूं कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं लीगल मैटर पर, या आप उत्तर प्रदेश में कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन सही है कि नहीं, उस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं, धारा 116 117 इस सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों वैसे तो आप 35 दिन बाद दाखिल खारिज की तारीख पड़ेगी, आप करवा लीजिए, नहीं करवाते तो 2 3 साल तक नॉर्मली होता है। फिर 2 3 साल के बाद जाते हैं तो तहसीलदार, रेवेन्यू अधिकारी परेशान करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि लेट पेनल्टी के नाम पर रिश्वत ले लेते वकील आपसे, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगते, या ये कह के पत्रावली टालते कि भाई इसमें काफ़ी समय हो गया अब मैं नहीं करूँगा। तो ये आदेश जो है, ये आदेश का नाम है साथियों डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतर। ये क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। यहां पे आप देखिए साथियों, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि बेनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र देने की परसीमा, यानी कि हेडिंग तो ये है इसकी कि जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र की परसीमा क्या है, यानी कि कितना टाइम डिसाइड है, ठीक है। प्रश्न यह है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परसीमा विध की गई है, ठीक है। कि साथियों नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन यानी कि आवेदन के लिए कोई भी लिमिट रखी गई है। तो उत्तर होगा क्या, देखिए यहां पे क्या डिसाइड किया गया, यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराने के लिए कोई परसीमा विहित नहीं की गई है। यानी कि पूरी रेवेन्यू एक्ट में यह बात बिल्कुल सही है कि पूरी रेवेन्यू एक्ट में कोई परसीमा नहीं लगाई गई है कि दाखिल खारिज इतने समय तक हो सकता है, इतने समय बाद नहीं होगा, ठीक है। इस कोर्ट ऑर्डर की आप अगर ये PDF लेना चाहते हैं मेरे द्वारा साथियों तो ले सकते हैं। इसकी PDF हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो क्या कहा साथियों कि यह धारित किया गया कि नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परसीमा यानी कि कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, ठीक है ना। नामांतरण प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि टाइम बाउंडेशन के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है, देखिए न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु यानी कि दाखिल खारिज हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता। देखिए ये आदेश साथियों आपके कई मसलों को हल कर सकता है। पहला मसला है कि मान लीजिए कोई एडवोकेट है वो कह रहा है कि नहीं बहुत समय हो गया अब दाखिल खारिज नहीं होगा,
ठीक, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा 229B के बारे में, उससे भी दाखिल खारिज होता है, ठीक है ना। देखिए साथियों, एडवोकेट कहते हैं कि भाई दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत समय हो गया, या मान लीजिए उन्होंने पत्रावली जो है कोर्ट में अप्लाई की और उन्हें जो है ये कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि बहुत समय हो गया। अब आपके एडवोकेट जो है वो इतने जानकार नहीं है, इतने पढ़ाई नहीं की उन्होंने, इतना रिसर्च नहीं की को वो जो है ये कोर्ट ऑर्डर को देख सकें, ठीक है ना। तो आप इस कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आप अपनी सहायता भी ले सकते हैं कि भाई मान लीजिए अगर आपका इस कारण, अगर मान लीजिए पत्रावली निरस्त कर दी है, इस कारण आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है कि समय हो गया, तो ये ऑर्डर है काम में आएगा आपके, ठीक है। दूसरी चीज साथियों कि कई बार क्या होता है कि धारा 34 में आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने पत्रावली कैंसिल कर दी, उसके बाद साथियों धारा 144 229B में भी आप करवा सकते हैं, लेकिन साथियों वो प्रक्रिया ज़्यादा जटिल है। कोशिश करिए कि इस आदेश को दे देने से तहसीलदार आपका कर देंगे, पहले धारा 34 में कोशिश करिए हर संभव ये ऑर्डर देके, ठीक है, वरना दिक्कत होगी आपको। अब साथियों प्रश्न आता है सबसे महत्वपूर्ण कि आपने किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो क्या होगा। यहाँ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा आपका नुकसान है यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। कई प्रॉपर्टी डीलर ये कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, एडवोकेट भी कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कत होंगी, बहुत बड़ी कुछ दिक्कत होती है, ठीक है। अब साथियों एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस या मान लीजिए आप जमीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई जमीन जमीन खरीद रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, लोन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, स्वामित्व अंतरण, खातेदार का वर्ग, तो ये सारी चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों एक चीज़ जान लीजिए आप, यदि आपने दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन जमीन का नहीं करवाया, ठीक है, तो यदि मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे, प्लॉट लेआउट जारी है, रेरा रजिस्टर्ड है, फिर दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका लेआउट पास है, लेकिन लेआउट पास होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा आप कोई भी प्लॉट खरीदते रहे, चाहे मान लीजिए 143 है, चाहे 80 है, चाहे मान लीजिए उसका कुछ भी नहीं है, आप प्लॉट खरीद रहे, जमीन खरीद रहे, तो उसका म्यूटेशन अनिवार्य है। अब आप कहेंगे सर अनिवार्य क्यों है, इससे दिक्कत क्या आएगी, मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले तो साथियों, अगर मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा और कोई पड़ोसी मान लीजिए आपके प्लॉट पे पार्टेबल भाग पर कब्जा कर रहा है, तो आप धारा 24 में मेड़बंदी नहीं करवा सकते उसकी, क्योंकि उसके लिए खतौनी जरूरी है, खतौनी में आपका नाम आया नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, आप उसकी धारा 116 117 की कार्रवाई नहीं कर सकते, उसमें जो है जो एक दावा डलता है कुरा का या मान लीजिए बंटवारे का, तो वो भी नहीं कर सकते, कई बार आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद साथियों, अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वहां पे यूपीआरसी सेक्शन 134 बेदखली नहीं कर सकते, आप करवा सकते, क्योंकि आप केस ही नहीं ला सकते, खतौनी में आपका नाम चाहिए, ठीक है। इसके बाद साथियों, आप 32/38 संशोधन की प्रक्रिया नहीं कर सकते आप। तो ऐसे कई धाराएं हैं, ऐसी कई मान लीजिए प्रक्रियाएं हैं जिनसे आप वंचित हो जाते, दाखिल खारिज नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो क्या होता है, मान लीजिए आपने मुझसे जमीन खरीदी, ठीक है, अब रजिस्ट्री तो आपने करा ली, ठीक है ना, रजिस्ट्री कराया आपने पास रखे हो आप, अब दाखिल खारिज करवाया नहीं भैया आपने, तो वो जमीन किसके नाम खतौनी से हो रही, मेरे नाम। कल से मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी, बच्चे आपको परेशान करेंगे, या हो सकता है कि उसकी डबल रजिस्ट्री कर दे, तो सावधान।